आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करे इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं हर हफ्ते, तो हमारी कोशिश यह रहती है कि कानून से आपको कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और जानकारी रखने से कैसे उस फ़ायदे को आप हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद कानून बताना नहीं है, कानून के जरिए जहाँ आपको लगता है कि अब हमको न्याय नहीं मिल सकता है, वहाँ से न्याय के नए दरवाजे खोलना है, वो भी सर्वसुलभ, सहज और बहुत मामलों में बगैर खर्चे के, अगर उस खास श्रेणी में आप आते हैं तो। आज हम बात करेंगे गिरफ्तारियों को लेकर के। बहुत सारे मामलों में जिसमें कि आपने अपराध किया है या निरपराध हैं, केस में नाम है आपका, तो उस नाम में सम्मन पर अगर आप नहीं गए तो वारंट हो गया तो गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी होने के पहले और गिरफ्तार होने के बाद आपके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, संविधान ने क्या क्या प्रोटेक्शन आपको दिया है, ताकि आप जो पुलिस अधिकारी गए हैं उनको यह बता सकें, भाई हमको ये सारी चीज़ें चाहिए, ये अधिकार हमारे हैं, इन अधिकारों की रक्षा की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मध्यस्थ पीएन सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये जो सब्जेक्ट है गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी के पहले राइट्स, क्या क्या राइट्स? पहले तो बात है गिरफ्तारी से पहले नए कानून बने हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले अगर पुलिस नोटिस दे के बुलाता है और पूछताछ के लिए बुलाता है, तो जब कोई व्यक्ति थाने में किसी अपराध के लिए बुलाया जाता है तो वो बड़ा असहाय फील करता है, क्योंकि थाने में वो अकेले रहता है और उसे कभी कभी पुलिस वाले उससे जो अपराध के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही होती है उस पर वो दबाव देते हैं, टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट करते हैं कि वो उस अपराध को कबूल करते हैं। ये संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के प्रतिकूल है जी। हर व्यक्ति, जो भी देश का व्यक्ति है, उसको जीने का अधिकार है, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में कोई भी पुलिस उसे जबरदस्ती उसके विरुद्ध होने वाले साक्ष्य के रूप में उसकी स्वीकारोक्ति नहीं किया जा सकती। ये गैर कानूनी। एक जो इसमें मामला बनता है कि पुलिस के पास जो भी मामले आते हैं, उन मामलों में जिनके नाम होते हैं, कुछ केसेस को अगर छोड़ दें तो पुलिस तो यह खोजबीन करती होगी ना भाई कि ये मामले में यह है कि नहीं, कि गिरफ्तार करने के बाद ही अनुसंधान का काम शुरू होता है। नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ जुड़ा हुआ कि पुलिस को क्या फ़ायदा उसको कबुलवा लेने से, केस हमने सॉल्व कर दिया, यही है, इतना ही भर है, उसको फ़ायदा क्या होगा? असली मुजरिम तो नहीं मिलेगा। अगर आप किसी मुजरिम के नाम पर जो गया है उसे कबुलवा लेते हैं तो अपराध जिसने किया है वो तो बच गया। तो पुलिस या पुलिस अधिकारी जो भी हैं इंडिविजुअली, उनका क्या लाभ है उसमें? 2 पार्ट है आपके प्रश्न का। एक, जो क्यों पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध के स्वीकार करने के लिए कंपेल करता है, तो हम सब जानते हैं जब भी कभी कोई बड़ा अपराध होता है तो विभाग का, सरकार का, जनता का, प्रेस का दबाव होता है कि पुलिस इसको मामले जल्दी से जल्दी, और इस दबाव को कम करने के लिए पुलिस क्या करती है, या तो
ठीक ढंग से अनुसंधान करने का वो ज़रूरत नहीं समझती हैं। और जब अगर कोई केस को मारपीट करके किसी से स्वीकार करा लिया गया, गलत ही स्वीकार किया गया, उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। लेकिन अपने दबाव को कम करने या नहीं न्यूनतम करने के लिए लोग दबाव में बना लेते हैं। और स्वीकारोक्ति बयान जो है उसमें भी पुलिस के नज़दीक साक्ष्य अधिनियम के यहाँ कहता है जो कोई भी अपराध जो स्वीकार किया जाता है, कन्फेशन किया जाता है बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसेबल। उसके साथ कुछ और भी चीज हो, रिकवरी हो, कोई तरह की चीज हो जो होगा तभी वो है। फिर भी इस बहाने जो अधिकतर पुलिस किसी खास विशेष उद्देश्य से, किसी कारण से ऐसा करती है जो सर्वथा कानून के विपरीत है। जी, अब तो थानों में सीसीटीवी है, बहुत सारी मैंने इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई है जहाँ की आसानी से चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता है, दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यह बात भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं, यह भी जुड़ा हुआ है। किसी कारण से कैमरे पर कुछ ऐसा लगा दिया जाता है कि वो नहीं आया उस पीरियड में। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस किसी को बुलाई या अपने इन्फॉर्मर के आधार पर उसको पकड़ के लाई, दो स्थिति है। तीसरा है कि सम्मन वगैरह जारी हुआ, वारंट जारी हुआ, अवेलेबल नॉन अवेलेबल, उसमें आया नहीं आया वो, तो उस प्रक्रिया में पुलिस सिर्फ संख्या बल कम होने से, जितना पद चाहिए अनुसंधान के लिए वो कम होने से उन चीज़ों को नहीं कर पाती है और जल्दी से मामले को निपटा के कोर्ट भेज देना है ताकि ये जो आप बता रहे हैं इतने सारे दबाव जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार के, उससे हम मुक्त हो सकें। तो उसमें जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है 21 में कि लाइफ विथ डिग्निटी, सबसे पहले तो वही हमारा छीन जाता है। अभी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स आए हैं और बहुत ही, अब किसी भी व्यक्ति को दो तरह से अरेस्ट पुलिस करती है। एक है अरेस्ट विदाउट वारंट और एक है विथ वारंट, इशूड वारंट के। हम बिना वारंट के पुलिस किन किन परिस्थितियों में करती है और उसका क्या अधिकार है, इसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो जो 7 साल से कम की सजा है या 7 साल तक की सजा, जिस अपराध में कोई केस हुआ है और उसको इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्डेबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उससे उस व्यक्ति को बुलाने से पहले उसको 41 ए CRPC में नोटिस देना पड़ेगा। बिल्कुल। और नोटिस देने के साथ ये नहीं है जो उसको नोटिस दे दिया और पूछताछ के लिए, वो पूछताछ के लिए, बट उस व्यक्ति को उसके साथ टॉर्चर नहीं कर सकता है, दबाव नहीं दे सकता है। और जो सबसे बड़ा अधिकार है ऐसे व्यक्ति का कि वो अपने चॉइस का टाइम कोई वकील को चुन सकता है और वो उसके इंट्रोगेशन के समय में उपलब्ध रहेगा। हाँ, कंटिन्यूसली उस इंट्रोगेशन का पार्ट नहीं बनेगा, बट थोड़ी दूरी पर वो उपस्थित रहेगा, उसका साथ रहेगा। ये उसका लीगल राइट है। और वो भी राइट है जिस विषय पर पूछना चाह रहा है उसके बारे में वो स्पष्ट, वो व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा है उसके पर जो आरोप लगाया गया है उसको बताया जाए, उसको बताने के लिए वो अधिकारी जिम्मेदार है, उसको बताना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि उसको ये राइट है कि वो अपना एडवोकेट चुन सकता है। तो जो विधिक स्वप्राधिकार में व्यवस्था है वो व्यवस्था है कि SC, ST, महिला, ट्रांसजेंडर, विकलांग, 3 लाख से कम आमदनी वाले, तो उसको अगर इंफॉर्मेशन मिलता है और वो आदि व्यक्ति जाता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई मामले आए, इवन राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत सारे लोग ये दत्तवंत चोरी में और पत्ता चोरी में और इसमें उसमें बंद है क्योंकि कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया और उस पर कार्रवाई चल रही है। इस तरह के मामलों में अगर वो वकील चाहे अपने लिए वह पार्टी, तो वो थानेदार से कह सकता है या जो भी पुलिस अधिकारी अनुसंधान कर रहा है उससे कि हमको एडवोकेट चाहिए, एडवोकेट बुलवाइए हम एकदम। और DLSA और झालसा या नालसा को कह सकता है कि भाई हमको प्रोवाइड। यस, वो ये नियम है जो वो थाना प्रभारी को या पुलिस अफसर को बताएगा। मुझे
एक असिस्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैटेगरी में मैं आता हूँ और उसके लिए वो उपलब्ध कराएगा, डालसा को सूचित करेगा वो पुलिस अफसर और उसे उपलब्ध कराएगा अगर वो सक्षम नहीं है अपने पैसे पर। और अभी जो लेटेस्ट प्रक्रिया चल पड़ी है, जो किसी भी व्यक्ति को अगर वो चाहे उस विपरीत परिस्थिति में जो वो थाना में है और उसे लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो वो उसको उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें एक और चीज़ है कि थाने में आमतौर पर पीएलवीज होते हैं आमतौर पर, तो पीएलवीज की भी मदद ले सकता है वहाँ पर जरूर। दूसरे ये कि उसको नोटिस दे के बुलाया गया और कह दिया गया कि इंट्रोगेशन के बाद या इंट्रोगेशन के क्रम में कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं, तो उसको जो जरूरी दैनंदिन जरूरत है वो चीज़ें घर से मंगवाने का राइट है उसको। तीसरी चीज़ उसके साथ जोड़ रहे हैं वो ये कि अगर एडवोकेट नहीं वो जानता है, हम तो दर्शकों से कह रहे हैं कि एडवोकेट आपको अवेलेबल हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, लेकिन नहीं है तो घर के किसी व्यक्ति को रख सकता है साथ में क्या इंट्रोगेशन के क्रम में? हाँ, इंट्रोगेशन के वक्त में उसको राइट है जो वो अपने चॉइस का कोई वकील को रख सकता है जी। जो ही इंट्रोगेशन के वक्त में अगर उसकी गिरफ्तारी हो रही हो तो उसको राइट है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगा, उसे एक अरेस्ट मेमो तैयार करना पड़ेगा, उसमें उसके नियरर डियरर हो और वो व्यक्ति अगर अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने रिलेटिव या किसी को देना चाहता है तो उसको पुलिस अफसर उनके समक्ष उसको सूचित करेगा जब मुकदमे को इस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है और ये अमुक जगह रखा जाएगा, ये भी नहीं है ये उसका जहां मन करे वहां ले गया रखा जाएगा। इस बात की इस जानकारी अरेस्ट मेमो में देगा और जब वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पुटअप किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट इस बात का संज्ञान लेगा जो ये जो राइट थे जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति का जो लीगल राइट्स है उसको पूरा किया गया कि नहीं, उसके परिवार के या दोस्त के या नज़दीकी को सूचित ये किया गया कि नहीं, इस बात को सत्यापित करता है और मेमो के अन्य बातों अरेस्ट मेमो के अन्य बातों को भी वो सत्यापित करता है जिसका पूरा पालन किया गया। उसके साथ ये जुड़ा है पुलिस जब दबिश दे के गिरफ्तार करती है, घर से या कहीं से दबिश दे के गिरफ्तार करती है, बहुत सारे सीरियस मामले भी हो सकते हैं, बहुत संगीन मामले हो सकते हैं जिन संगीन मामलों में गिरफ्तार करती हो, वो नक्सलिज्म से हो सकता है, वो मर्डर से जुड़ा हो सकता है, डकैती से हो सकता है, आतंकवाद से हो सकता है, विस्फोटक से, उन स्थितियों में भी ये राइट्स बने रहते हैं या राइट्स कट हो जाते हैं? नहीं, राइट्स तो उनके बने रहते हैं, लेकिन अगर वो आदमी अरेस्ट के समय अगर ऐसा लगता है कि वो आदमी भाग सकता है, वो आदमी पुनः पुलिस पार्टी पर अटैक कर सकता है, तो अरेस्ट में है जो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपना पा सकती है वो करेगी। अब है क्या कि वो जो उसके वो नक्सल जरूर हो, अपराधी जरूर हो, लेकिन वो नागरिक है और नागरिक होने के नाते वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो उसके लिए भी लागू होता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट विद डिग्निटी। तो उसके साथ ही ये जुड़ता है कि जितने सारे मामले आते हैं, बहुत सारे लोग जिनको कि पीड़ित होते हैं वो इन मामलों में मानवाधिकार आयोग का या उच्च अधिकारियों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें कुछ मामलों में कार्रवाई होती है, कुछ मामले ऐसे ठंडे बस्ते में घूमते रह जाते हैं। इस बीच में जब उसको लगता है कि अब हमारा रास्ता बंद हो गया इसलिए कि हम असमर्थ हैं, न पहुंच है, न पैरवी है, न पैसा है, तो उसको कहाँ, एक तो है कि थाना आया, थाना से न्यायिक हिरासत में गया, दो जगह इंपॉर्टेंट है, या क्या नाम है ये हॉस्पिटल में गया, जेल हॉस्पिटल में गया या सामान्य हॉस्पिटल में गया, तो वो अपने राइट्स के बारे में जिसको कि पुलिस ने उसको नहीं लेने दिया, उसको नहीं दिया, वो किनको इन्फॉर्म कर सकता है और कैसे कर सकता है? एक और राइट है, मैं इस दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो आप जो भी कोई अरेस्ट व्यक्ति होता है उसको फिजिकल हेल्थ
कि उसका जांच इलाज के लिए वो अधिकृत है, उसका राइट है। जो अगर किसी तरह का बीमार पड़ता है तो उसका इलाज पुलिस करेगा और वो उसका राइट है, उसके राइट में आता है। उस पर कोई वो नहीं कर रहा है, दया नहीं कर रहा है, वो अधिकार वो है। दया नहीं कर रहा, वो मेडिकल ट्रीटमेंट करना। अभी तो ये नियम बन चुका है, जो कोई भी आदमी अरेस्ट होगा तो तत्काल उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी, तब वो जेल में जाएगा। और फिर जेल से निकलते समय भी अगर रिमांड पर गया हुआ है तो पहले उसका मेडिकल होगा, फिर वो आता है, फिर जब वापस रिमांड के बाद जब जेल जाता है तो उसकी मेडिकल जांच होती है, ताकि ये सत्यापित हो जा सके जब पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसके साथ कोई टॉर्चर, अमानवीय व्यवहार, मारपीट नहीं हुआ। इसको थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ले जाते हैं। जैसे कि एक पक्ष हो गया गिरफ्तारी के पहले वाला, जो हम लोगों ने बात की। गिरफ्तारी के बाद से उसके क्या क्या राइट्स जुड़ते हैं। जैसे वो मान लीजिए कि बहुत सीरियस बीमारी से जूझ रहा है, या पारिवारिक कंडीशन ऐसा है जहां कि वह कोई सीरियस है, इन तमाम स्थितियों में वो कैसे राहत पा सकता है, क्या राहत पा सकता है? नहीं, वो जो ये स्टेट की ड्यूटी है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी देने का स्टेट की जवाबदेही है। उसका पूर्ण इलाज, एक मानव के तरह अच्छे व्यवहार का उसको राइट है। वो कितना बड़ा भी खूंखार अपराधी हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा अधिकार बनता है और उसको देना है, ये उसका राइट में आता है। हथकड़ी लगाने और रस्सा लगाने, कमर में रस्सा लगाने, ये दो किन स्थितियों में किया जाता है कि कैसे अवॉइड करना चाहिए, और जिसको गिरफ्तारी हो रही है उसके हथकड़ी और रस्सा के बारे में क्या ये है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आदमी इसे नहीं जानता है और पुलिस इसका कई तरह से बेजा इस्तेमाल करता है। अरेस्ट शब्द जो है, अगर वो उसका विश्लेषण ये है कि कोई व्यक्ति को जो भी पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट करता हो, चाहे वारंट पे या बिना वारंट के, वो जब ग्राउंड बताता है जिस ग्राउंड के कारण हम आपको अरेस्ट करते हैं, वर्ड से कहा और वो व्यक्ति कहा यस, सरेंडर कर जाता है अपने आप को, उसके साथ चल जाता है, ऐसी परिस्थिति में उसे कोई हैंडकफ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसे अपराध में लोग करते हैं, घातक अपराध में खतरनाक अपराध किया हो और ये उस समय प्रिज्यूम हो, जब वो अरेस्ट कर रहा हो, वो रेसिस्ट करता हो, वो भागने का इवेट करने का प्रयास करता हो या वार करने का प्रयास करता हो, तो इस बात के कारण पुलिस बल को लगे जो ये भाग सकता है या अटैक कर सकता है, वैसी परिस्थिति में कानून में कहता है जो यूज अन्य कोई प्रकार से यूज करके उसे गिरफ्तार किया जाता है, अपने कब्जे में लिया जाता है। वैसी परिस्थितियों में लोग पुलिस के अफसर हथकड़ी या रस्सा लगाता है। अब बचा कि गिरफ्तार हो गया, वो न्यायिक प्रक्रिया में वो न्यायिक हिरासत में चला गया, वहाँ क्या राइट्स रह जाते हैं उसका? पहली बात है जो क्या कि पहले जो हम लोग या आम धारणा जो पब्लिक की है, गिरफ्तार होने का मतलब कि वहाँ हुकुम चलावे जमदार, थरिया भर भर भात मिलत है, करछुल भर भर दाल, चमचा भर तरकारी मिलत है, हुकुम चलावे हवलदार। तो वो जो है उसमें उसका राइट्स पौष्टिक भोजन का है कि नहीं, उसको ढंग से सोने का राइट्स है कि नहीं, उसको अपने लोगों से संपर्क करने, अपने स्वास्थ्य के बारे में इन्फॉर्म करने या अपने घर के बारे में हालचाल जानने का अधिकार है कि नहीं? एक मानव के नाते जो भी मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है एक व्यक्ति का, वही व्यक्ति जब गिरफ्तार होकर के जेल जाता है, जुडिशियल कस्टडी में रहता है, उसका पूरा देखभाल करने का, उसको एक मानव की तरफ जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है और उसे प्रॉपर भोजन विथ पौष्टिक भोजन दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है
और जेलों में अब सुधार हो चुका है और जेलों में भी फ़ोन के माध्यम से, आजकल तो फ़ोन और मोबाइल फ़ोन हो गया, वो सर्टेन तरीके से अपने परिवार के लोगों से मिलने जुलने का अधिकार है और फ़ोन से बातचीत करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, जो सभी जिलों में जो DLSA है उसके माध्यम से जेल में भी उसके जो अधिकार हैं उसके बारे में अवगत बराबर PLB के मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर किया जाता है। अच्छा। और वहाँ भी जो DLSA के सेक्रेटरी होते हैं और जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो वहाँ बराबर कैंप लगा करके उनके जो अधिकार हैं उनको अपील करने का या जिनको लॉयर देने का, गरीब आदमी है जो 3 लाख से कम है, हरिजन है, ट्राइबल है या महिला है, उसके जो अधिकार फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल वकील देने का वो प्रावधान दिया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। आम तौर पर जेल में और थानों में PLBs हैं आम तौर पर, और संभवतः कुछ पंचायतों में भी हैं, कुछ ब्लॉक्स में भी हैं। तो PLB उसमें कैसे भूमिका निभाते हैं? PLB उसके कहने पर कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, या PLB की अपनी कोई जिम्मेदारी है कि यह आदमी पकड़ के लाया गया, उसके साथ ऐसे ऐसा किया गया, वो इन्फॉर्म करे? क्योंकि यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर आदमी के पास जब तक कुर्सी नहीं रहती तब तक निरीह बना रहता है। जैसे ही उसको कुर्सी मिल जाती है, और साहब के साथ अगर कुर्सी मिल गई तो समझता है कि कुर्सी तो हमारी है, तो उसकी जो भूमिका पीड़ित के प्रति होनी चाहिए थी, पीड़ित से बदल करके कुर्सी के प्रति चली जाती है। तो उसमें उनको करना क्या है, PLBs को करना क्या है? जैसे ये वॉलंटियर है, पारा लीगल वॉलंटियर्स, जो उनके लीगल राइट्स हैं उसको जानकारी देना, और उस जानकारी, केवल जानकारी नहीं, उसको वो जो राइट्स के जो अधिकार हैं उसको प्राप्त कराना भी उसका काम है। और जिसमें अगर वो प्राप्त करने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो इसकी सूचना DLSA सेक्रेटरी को देना, ताकि वो इसको इंश्योर करे जस्टिस एक्सेस टू एवरीबॉडी। ये भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य है, जो हर व्यक्ति को न्याय और सबको सुलभ और त्वरित न्याय, और इसीलिए जो PLBs हैं वो उपलब्ध रहते हैं ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे, तो उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, और इस जानकारी को प्राप्त करना और उससे DLSA सेक्रेटरी तक पहुंचाने का काम है। और उसमें जो मदद कर सकता है उसकी क्या जानकारी है, जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, जेल में व्यक्ति हैं, क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा वो ले सकते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट जुडिशरी से एक लीफलेट तैयार किया जाता है उसके राइट्स को, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, और उस लीफलेट भी उसको प्रदान किया जाता है, जब भाई आप देखिए आपको ये राइट्स है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमको बताइए, हम आपको वो मिले उसको हम इंश्योर करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले घर में जब दबिश देते हैं या कहीं पर दबिश दिए तो सीधे गिरफ्तार करके लेके चल देते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। तो वैसी स्थिति में घर वालों के राइट्स क्या होते हैं, उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने का, और कहाँ ले गए, कहाँ पूछताछ करेंगे, ये कुछ क्लियर नहीं होता। और वो माने यह भी मौका नहीं देते हैं कि वो अपना एडवोकेट बुला सके, यह भी मौका नहीं देते किसी बड़े अधिकारी की इन्फॉर्म करके पूछ सके कहाँ ले जा रहे हैं, तो लात जूता चलने लगता है। तो उस समय उस परिवार का राइट्स क्या रहता है, या जो लोग देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। व्यवहार में तो इस तरह की घटनाएं अब सुनने को मिलती है, लेकिन ये घटनाएं अब कम हो गई है, बट लेकिन हर व्यक्ति को जानना चाहिए, किसी के साथ हो सकता है। कोई भी पुलिस अफसर जो वर्दी में हो, जिसके नेम प्लेट्स हो, विजिबल हो, कौन है, ये जानकारी मिलना चाहिए। और गिरफ्तार करने से पहले उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पुलिस अफसर को, अपना परिचय देते हुए ये बताना पड़ेगा कि हम इस अपराध के जरिए इस ग्राउंड से आपको इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर रहे हैं।
और जब गिरफ्तार होता है तो मेमो उसी स्थान पर बनता है, मेमो ऑफ अरेस्ट कहते हैं। उसमें एक उस इलाके का रिजनेबल व्यक्ति जरूर होना चाहिए या फैमिली का, परिवार का कोई सदस्य का दस्तखत होता है जहां हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब एक अंतिम सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण, समय हमारा खत्म हो रहा है, वो कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अरेस्ट करती हैं, भारत सरकार की भी है, राज्य सरकार की है, तो वैसे में लोग सिविल ड्रेस में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कौन है क्या है, उठा के लेके चल देते हैं। सिविल ड्रेस में भी जाएंगे तो उनको कोई पहचान होगा, यानी तो आई कार्ड उनका डिमांड कर सकता है, आई कार्ड का डिमांड कर सकता है, दिखाना पड़ता है आई कार्ड का डिमांड। सिविल की ड्रेस में भी होगा तो दिखाना पड़ता है। आप देखे होंगे आजकल ईडी का बहुत रेट्स है, लेकिन ईडी का लगा हुआ एक जो दिख सके, उनकी पहचान हो सकते हैं, पहचान योग्य ड्रेस पोशाक जरूर होना चाहिए और डिस्क्लोज करना चाहिए कि हम फलना जगह से आए। कानून की बात में अभी आपने पीएन सिंह जी को सुना, वो पुलिस अधिकारी रहे हैं, कि गिरफ्तारी के पहले, गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तार होकर जेल चले जाने के बाद भी आपके क्या क्या राइट्स हैं, पुलिस अधिकारी के लिए कैसे अनिवार्य है कि उनकी पहचान हो कि वो पुलिस ही हैं, पुलिस के नाम पर कोई सिविल ड्रेस में आकर कोई दूसरा तो उठा के लिए नहीं जा रहा है। आप इन अधिकारों का प्रयोग करेंगे इस उम्मीद और कामना के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।